ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम सामिन और नाज़रीन, रेडियो पाकिस्तान के पॉडकास्ट स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अहमद। प्रोग्राम मिज़ान आप मुलाहिज़ा करते हैं जिसके प्रोड्यूसर हैं इनाम सोमरू। मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं मोहतरमा निगार नज़र साहिबा। ये गोगी ऑफिशियल स्टूडियोज़ की ऑनर हैं, मालिक हैं, और जो काम कर रही हैं इनका पोर्टफोलियो जब मैं देख रहा था और मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था जो बचपन में हमारी तालीम और तरबियत रही है और आज की जो तालीम और तरबियत है, ख़ास तौर पे स्क्रीन टाइम के दौर में जब बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम्स की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह का जो कंटेंट है, तालीमी मवाद है, ऑनलाइन कंटेंट है, फ़िज़िकल कंटेंट है, उसकी बहुत कमी महसूस होती है। बग़ैर किसी मज़ीद तवक्कुफ़ के मैं चाहूँगा कि मोहतरमा निगार नज़र साहिबा, हम आपके स्टूडियो के हवाले से और जो खिदमात आपने इस मुल्क के लिए की हैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। कहाँ से शुरू करूँ? मैं देख रहा था कि 1970 से आप कॉमिक पर काम कर रही हैं। जी। और जब मैंने कॉमिक देखा और समझा तो बहुत ज़्यादा कल्चर्स में, जापानीज़ कल्चर की जिस तरह मैं एग्जांपल लें, इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर, इतना ज़्यादा उस कल्चर के अंदर ये हमें नज़र आता है, उन कॉमिक्स को फॉलो करना और प्रिंटेड कॉमिक्स को फॉलो करना। तो हम क्यों ना कॉमिक के मौजू से शुरू करते हैं और फिर मज़ीद आगे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। कई दहाइयों पहले मैं ख़ुद भी कॉमिक बुक्स से बिल्कुल मुंसलिक थी। मैं कॉमिक बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छी भी लगती थी। ज़ाहिर है उसमें तस्वीर ज़्यादा होती है, तहरीर कम होती है, कलरफुल होती हैं और मज़ाहिया भी होती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें, बड़ा अच्छा है ये तो। मतलब वो मैं किसी और गैर मुल्क में पढ़ती थी, लेकिन जब यहाँ आई तो मैंने कहा शायद यहाँ भी मिलेंगी। नहीं मिली, अरसा गुजर गया, नहीं मिली, ग्रेजुएशन तक आ गया, नहीं मिली। तो फिर सोचा कि क्यों ना खुद ही बनाए। पढ़ तो रही थी मैं प्री मेडिकल, लेकिन फिर एक दिन फ़ैसला किया कि नहीं, अब फ़ाइन आर्ट्स पढ़ना है। और वो छोड़ के फिर मैंने फ़ाइन आर्ट्स ज्वाइन किया और फिर वहाँ से बस बढ़ते चले गए। अफ़सोस ये है कि हमारे यहाँ इस चीज़ की तरबियत नहीं है, शायद अहमियत ना होने की वजह से। लेकिन अब ये बावर होता जा रहा है कि अगर बच्चों को किताब बीनी पे लगाना है तो कॉमिक्स से शुरू करा सकते हैं। और चूँकि मेरी पहली कॉमिक बुक जो बनी थी यूनिसेफ के लिए, वो बहुत कामयाब रही थी और वो थी तो सेहत और सफाई पे, और लेकिन वो इसलिए दिलकश थी कि उसको समझना पढ़ना बहुत आसान था। और जब यूनिसेफ ने मुझे खुद ही ये बता दिया कि वी हैव लॉस्ट काउंट ऑफ एडिशंस, कि हमने कितनी दफ़ा इस किताब को पब्लिश किया है, हम खुद भी भूल गए। इसके ओरिजिनल्स तार हो चुके हैं। प्लीज़, अब कंप्यूटर आ गए हैं, आप ऐसे करें, हम एक डिस्क पे डाल के दें। उस ज़माने में डिस्क से शुरू हुआ था, आपको शायद याद हो या ना हो, उस वक्त आपके ज़माने में वो भी। जी, मैं पीसी के ज़माने का बच्चा हूँ तो, है ना। तो इसलिए वो जो एक होता था ना, डिस्क डालते थे उसमें स्लॉट में, फ्लॉपी डिस्क और जो फ्लॉपी डिस्क डिस्क, एग्जैक्टली। तो बस यूँ हुआ। तो फिर जब एक की इतनी कामयाबी हुई तो फिर 2, 3, 4 करते करते 31 बना डाली। तो बस ये एक सिलसिला शुरू हो गया। आगाज़ के बारे में आपने बताया, थोड़ा सा ये बताइएगा कॉमिक का जो ताल्लुक़ है, क्योंकि आपने किताब बीनी की भी बात की, कॉमिक का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ माशरती पहलुओं के हवाले से, निज़ाम के हवाले से और तरबियत के हवाले से, ये पहलू अगर आप उजागर कर सकें। जी देखिए, आपने जापान की बात की, मैं भी वही कर लेती हूँ जापान की बात, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा किताब बीनी होती है। यानी आप सबवे में चले जाएं तो लोग किताब पढ़ रहे हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं तो किताब पढ़ रहे हैं, कहीं हैं तो किताब पढ़ रहे हैं। तो उनकी कॉमिक बुक्स होती हैं और इतनी सी नहीं होती, इतनी मोटी होती हैं और इतनी ज़्यादा जानराज हैं उसकी कि बच्चों के लिए अलहदा, बड़ों के लिए अलहदा, ख़वातीन के लिए अलहदा, यानी उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक, और आईटी के लोगों के लिए अपनी नौइयत की। यानी कंटेंट उसका हर सोसाइटी के उस लेवल को एड्रेस करता है जो कि बहुत शौक़ से खड़े खड़े बैठे बैठे कहीं भी पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप उसी कंटेंट से के लोगों को वो दें तो फिर खुद ब खुद एक शौक़ पड़ जाता है। आप देखें, एक फैमिली है, अपने शाम में बैठे हैं, फैमिली इकट्ठी हुई है और हर कोई अपने इंटरेस्ट की किताब पढ़ रहा है, तो फिर बच्चों को भी
इस चीज़ में वो राग़िब हो जाते हैं उस तरफ। हम भी देखें तो खुद ब खुद जो वालिदैन हैं वो ऐसी किताबें उनको मुहैया कर देते हैं और हर हफ्ता छपती है। आपको पता है इतनी मोटी किताब, जब मुझे एक जापानी दोस्त मिली तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने मुल्क की कुछ कॉमिक बुक्स दूंगी, तो इतने बड़े डब्बे में इतनी बहुत सारी आई। उनकी तो बहुत ज़्यादा है। कहती ये तो हमारे यहाँ हर हफ्ते एक इतनी मोटी किताब फिर छप जाती है, फिर हर हफ्ते और डिफरेंट। आप सोचिए कि किस तरह वो बच्चे उस तरफ राग़िब हैं कि आसानी से पढ़ते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। और टीवी वाला हिसाब जो है ना, जो हमारे यहाँ है कि अब टीवी शुरू हुआ तो टीवी चले जा रहा है, स्क्रीन शुरू हुई मोबाइल्स पे तो स्क्रीन ही चली जा रही है। 2.5 साल बच्चे को भी दे दिया 3 बहलाने के लिए, लो भाई ये अब इसको देखो, वो तो फिर उसमें बिल्कुल जुड़ गए उसके साथ। अब वो वाला डिसिप्लिन नहीं है, पहले समझा बस दे दिया। और अब मुझसे इतने वालिदैन यही कहते हैं कि हमें तो अपने बच्चों को मुश्किल हो गया है इस डिवाइस से छुड़ाना। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे इनको इससे छुड़ाएं, एडिक्ट हो चुके हैं। तो ये तो भी ठीक नहीं है ना। या तो पहले आप समझें कि ये एक डिवाइस आई है, नई डिवाइस आई है, लेकिन इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। बाहर मुल्कों में डिसिप्लिन होता है, यानी कि मैंने जो कम से कम देखा है और मेरे घर में भी अब यही हो रहा है कि ये स्क्रीन टाइम है तुम्हारा ½ एन आवर, इसके बाद घंटी बज जाएगी, फिनिश, लाओ दे दो। और इसको इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि मेरे अपने नवासी हैं, उनका फुटबॉल टाइम है, उनका प्ले टाइम है और वो एक्टिविटीज़ पे मुंसलिक है, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे। बहुत अहम बात की है। स्क्रीन टाइम पे भी मैं कुछ गुफ्तगू आपसे करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह आपने कहा कि जापानी सकाफ़त को सामने रखते हुए सिर्फ बच्चे नहीं मतलब बड़े हमें बहुत ज़्यादा इसमें इंगेज नज़र आए। और इस इंडस्ट्री के साथ जो एक पूरा हमें इकोनॉमिक चेन नज़र आया, बाकी जो उसके मुआशी पहलू नज़र आए, स्टोर्स पूरे के पूरे खुले हुए हैं कॉमिक्स पे, जो करेक्टर्स हैं स्टिकर्स के लिए, और मुझे प्रॉपर प्रोफेशनल लोग इंगेज नज़र आए इस एक्टिविटीज़ में। सो हमें लगा कि वो बाय जनरेशन वो कल्चर का सकाफ़त का हिस्सा है और समहाउ उनके सकाफ़त को कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। इसी सवाल को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, आप कैसे देखती हैं ये कुछ एक्सेलेंट मटेरियल जो मैं देख रहा था, इल्म की दौलत की किताब आपने बताई है, माई ट्री बुक मुझे नज़र आ रही है, और ख़ास तौर पर आपसे पूछना चाहेंगे जो स्पेनिश कंटेंट भी है, इसे इस तनासुर में देखिएगा कि या बताइएगा कि हम बचपन में कुछ रसाले होते थे, हमदर्द का नौनिहाल, तालीम व तरबियत। अच्छा, अब मुझे ढूंढने से मिलता है, बाज़ बुक स्टोर पे पढ़ा होता है, बाज़ पे नहीं पढ़ा होता, पढ़ा भी होता है, मैं लेके आता हूँ, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह हम हर महीने इंतज़ार कर रहे होते थे। जी जी जी, तो उस हवाले से अगर कुछ क्योंकि कंप्यूटर्स नहीं थे, टीवी नहीं था, तो इसलिए हम इंतज़ार करते थे ना। लेकिन अब वो चूँकि इतने और डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, तो अब तो ये है कि इसका डिवाइस मुझसे बेहतर है, इसका डिवाइस ज़्यादा महंगे, अब तो ये वाला हिसाब है ना। लेकिन आप अभी भी कर सकते हैं। देखिए, मैं इतने बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, मुझे बुलाया जाता है, हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम बच्चों को बिठा के अपनी किताब, अब जैसे ये किताब है, ये वाली मिसाल के तौर, ठीक है, मैं इसकी कहानी शुरू करूँगी, मैं ये कहानी सुनाती जाऊँगी, दिखाती जाऊँगी, और ये स्कूल की बच्चियों के बारे में। अब ये स्कूल की बच्चियाँ रिलेट करेंगी, हाँ ऐसा यूनिफॉर्म तो मेरा भी है, ऐसे स्कूल तो मैं भी जाती हूँ। और इस तरह करते 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 वो आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा स्टोरी टेलिंग करेंगे, खुद ब खुद बच्चे उस तरफ राग़िब होंगे। आपको पता है ये किताबें जो मेरी हैं, आगही कॉमिक बुक्स, ये मैंने अब तक 1 लाख, पिछले दिनों मैंने 310 जाके दिए हैं एक अंडर प्रिविलेज स्कूल में, वेलफेयर स्कूल था, तो अब हो गई हैं 1 लाख तकरीबन 90,000 बच्चों को इन किताबों ने इम्पैक्ट किया है। और ये वाली किताब तो मेरी प्राइड है, क्योंकि इस किताब को पढ़कर एक बच्ची ने गांव में स्कूल दोबारा ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उसके वालिदैन ने कहा कि हाँ तुम जाओ ताहिरा, तुम भी स्कूल जाओ, अब तुम भी जाओगी। पहले तो रोक लिया था ना, फर्स्ट आती थी क्लास में, टॉप ऑफ द लाइन थी, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम घर के काम करो, अब तुम यूँ करो। और भाई जाता रहा, भाई को हमने ये फिर हर ईद पे हम भेजते हैं अपनी किताबें ऐसी इलाकों में, ऐसे गांव में जहाँ बच्चे अलावा टेक्स्ट बुक के कुछ पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ने को मिलता ही नहीं है। तो ये हमारी ग्लॉसी बुक्स हैं, क्वालिटी अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, ड्राइंग्स अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, और हैं ये सारी स्किल्स ऑफ लाइफ। तो भाई जब ये एक सेट लेकर आया है घर पे, तो बहन ने देखा तो उसने कहा ये तो मैं पढ़ूंगी।
उसने तो ऐਵੇਂ ही फेंक दिया था, लेकिन उसने बहन ने उठा के पढ़ी, एक किताब दूसरी, 7 हैं ये, एक सेट में 7 किताबें हैं। तो जब वो इस किताब पे पहुंची जिसमें एक बच्ची स्कूल नहीं जा सकी थी और जो उसकी सहेलियां स्कूल गईं, तो फिर क्या उनका फ्यूचर हुआ। तो फिर वालिदैन ने ये जब सुनी अपनी बेटी से, क्योंकि वो भी इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी ज़बानी पूरी किताब सुनी, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, 28 सफ़े, और तस्वीरें देखी, तो उन्होंने कहा ठीक है, कल से तुम भी स्कूल जाओगी, हो जाएगा घर का आपने काम। बहुत एक अहम टर्म यूज़ की है, स्किल ऑफ लाइफ। और आजकल तालीमी निज़ाम के हवाले से हम देखें तो बहुत ज़्यादा तालीमी निज़ाम हमें मेरिट तो एक तरफ से नज़र आता है, लेकिन साथ साथ बच्चों के मल्टीपल एग्ज़ाम्स और MCQs टाइप तालीम की तरफ बच्चे चलेंगे। जिस तरह हम इवन के मेरे ज़माने तक भी जो हम पूरी मज़मून साजी करते थे, पूरा बैकग्राउंड लिखते थे उर्दू में, अंग्रेज़ी में, एक मौजू को कवर करने के लिए, वो नज़र नहीं आता, वो MCQ स्टाइल एग्ज़ामिनेशन की तरफ से। तो कहा जाता है कि तालीम के हवाले से दुनिया भर में जो तालीम है वो नॉलेज, स्किल और विजडम, इन 3 कंपोनेंट्स को कवर करती है। नॉलेज और स्किल्स का हमें फुकदान कुछ हद तक कवर करते नज़र आते हैं, स्किल्स का कुछ फुकदान हमें नज़र आता है, कुछ फिर भी स्कूल सिखा देता है। विजडम आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो आजकल एक कमर्शलिज्म आ चुका है स्कूल्स में, उसकी वजह से काफ़ी कम है। मैं चाहूँगा इन तीनों चीज़ों को सामने रखते हुए आप क्या वे फॉरवर्ड सजेस्ट करती हैं, इसी तरह के इक़दाम को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मेरी पाइपलाइन में इस वक्त 5 किताबें हैं, और एक किताब है मैनर्स बुक, जिसमें मैनर्स, टेबल मैनर्स, अदरवाइज़ जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मैनर्स हैं, कैसे उठना बैठना, आना जाना, जो कि इस्लाम एक्चुअली सिखाता है। हाथ धो, सलाम करो, ये करो, बड़ों की इज़्ज़त करो। ये जो चीज़ है इसका बहुत भुगतान हो गया है, क्योंकि बच्चे तो स्क्रीन पे अटक गए ना, और या उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया, रट लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया। उसमें भी क्रिटिकल ट्रेनिंग, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग कुछ स्कूल्स में है, कुछ में बिल्कुल नहीं है। कुछ में तो ये भी है कि आप सवाल नहीं करोगे, सवाल करने पे आपको उल्टी मार पड़ती है। अब मैंने ऐसे ऐसे स्कूल्स के सुना भी है और देखा भी है। खैर ये तो बहुत लंबी मौजू हो जाएगा, लेकिन यस, आप कॉमिक बुक्स से हर कुछ सिखा सकते हैं, हर कुछ। इसीलिए मैं अपनी कॉमिक स्ट्रिप जो अखबार में मेरी छपती थी, या अब सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं, एनिमेशन में भी हम कोशिश करते हैं कि करें। आपको पता है एनिमेशन ज़रा तवील और महंगा एक अमल है, लेकिन बच्चे वो देखते हैं। हमारे बच्चे टीवी पे कार्टून्स देखते हैं, हमारे बड़े भी जो कि उस कार्डर में हैं, जो नॉट सो प्रिविलेज्ड, वो भी देखते हैं बहुत शौक़ से। और मेरे अपने घराने में जो हमारे मुलाजमीन हैं, जिनको ऑफ टाइम दिया जाता है, वो टीवी पे कार्टून्स देखते हैं। तो मतलब ये बहुत एक पावरफुल मीडियम है। कहने की बात ये है, चाहे आप अखबार में एक कॉमिक स्ट्रिप दें जो कि ज़रा ब्रीफ होता है, क्योंकि मेरे 4 पैनल्स में छपते थे, 2 पैनल्स में, एक पैनल में ये जो छोटा सा एक बुलेट वो है प्रोडक्शन, जिसमें ये कार्टून्स बनाए हैं। किताब में ये है कि कहानी आ जाती है, और कहानी के साथ आप बहुत कुछ सुना सकते हैं, बता सकते हैं बग़ैर लेक्चर के। ये फ़ायदा है इसका, इसलिए मैं कॉमिक बुक्स काफ़ी बना रही हूँ। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मैं आजकल कैंसर के मरज़ पे, जो कि बच्चों में भी शुरू हो गया है, उस पे 12 महीने के लिए 12 कॉमिक बुक्स बना रही हूँ। और ये स्पॉन्सर हो रहा है इंग्लैंड से, क्योंकि वो कहते हैं हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरत है इसकी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इंग्लैंड के लिए मैं कॉमिक बुक्स बना रही हूँ, लेकिन उसमें गोगी है, तो हमने कहा ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगी, ये उर्दू में भी होगी। हमारे बच्चों को, हमारे अस्पतालों को भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है, बच्चों को पता नहीं होता है कि हमारे साथ होना क्या है, सिर्फ उन पर एक हैबत तारी होती है। और मैं वैसे ही विज़िट करती थी कैंसर हॉस्पिटल को, ये जो पिंडी में है, और हम गोगी को लेके जाते थे और अपनी किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, कार्टून्स बना रहे हैं, और गोगी बुक्स दे रही है। तो जब हमें इसके बारे में एक प्रपोज़ल आया कि आप इस पर कुछ बनाइए और करिए, मैंने कहा मुझे इतनी मालूमात नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। उनका जी मालूमात तो हम देंगे, लेकिन कम्युनिकेट करना है उन बच्चे मरीज़ों को
कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपने कैसे इसको फेस करना है, कैसे कोप करना है, कैसे हैंडल करना है, और फिर कैसे हो जाएगा एंड में ऑल गुड, ठीक है। तो उम्मीद की एक किरण रहे सारे प्रोसेस टोटली। में। और बच्चे गए हैं उन अस्पतालों से रिलीज होके, ठीक होके। मेरी कितनी दोस्तें हैं जो कि कैंसर में मुब्तला थी, वो सर्वाइवर्स हैं, सक्सेसफुल सर्वाइवर्स हैं। सो इट कैन बी क्योर्ड अगर आपको सही। और ये सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी पता लगी, और मेरे लिए एक मालूमाती बात थी, कि जो जानवर हैं उनके जो बच्चे हैं वो एक्टिवली इस बुक में, कॉमिक बुक में होंगे, क्योंकि जानवरों को जब जानवर समझाएंगे, डॉक्टर बी पैंडा है, नर्स बिल्ली है, तो वो जो ट्रॉमा होता है ना कि उफ ये तो रियल बच्चा नहीं है लेकिन जानवर का बच्चा है, लेकिन ये तो समझ रहा है और कोप कर रहा है और सक्सेसफुली कर रहा है, तो वो बहुत पावरफुल होगा। बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी मुतासर कुन ये सारे इकदाम है जो आप कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये जो सोच का एक ज़ाविया है ये मुझे नया महसूस हुआ है। और जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख भी रहे हैं चीज़ें, ख़ास तौर पे वेलफेयर के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ है, बट दिस इज़ वेरी इनोवेटिव। और उसी को सामने आगे बढ़ाते हुए आप किस तरह देख रही हैं जो टेक्नोलॉजी की ट्रांजिशन है, टेक्नोलॉजी की ट्रांजिशन के साथ हमें गेमिंग एंड एनिमेशन का वर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे हमारे आईटी सेक्टर में भी हमने देखा कि गेमिंग एंड एनिमेशन बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं, यहाँ से एनिमेशंस बना के और गेम्स भी बना के। अब इस जिद्दत के साथ इस पुराने वर्टिकल को अलाइव रखना बच्चों के लिए, और उस स्क्रीन टाइम को भी पार्टली यूज़ करना, उसका मिक्स किस तरह आप देखती हैं बीइंग एन एक्सपर्ट? मैं अपने आप को बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं क्लेम करती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ आउट ऑफ माई कॉमन सेंस कि हर चीज़ में तवाज़न बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया, गैलेक्सीज हमारी तवाज़न पे चल रही हैं, बैलेंस पे, और अगर एक ज़रा सा भी बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो आपको पता है क्या होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, ख़ास तौर से हम और आप जैसे जो सोसाइटी है तालीम याफ्ता समझदार, उनको बहुत तरीके से ये समझना पड़ेगा कि स्क्रीन टाइम की आप बात कर रहे हैं, डिवाइसेस की आप बात कर रहे हैं, कि इस पे डिसिप्लिन करना होगा, वरना बच्चे आप पे हुकूमत करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आप क्या करें, और आप सुन रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, गिव इन कर रहे होंगे। नहीं, यू टेल देम हु इज़ द बॉस। आपने उन पे ये बावर करना है कि हम डिसाइड कर रहे हैं, तुम नहीं। बेशक मतलब मेरे अपने जो फैमिली में हैं बच्चे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं डिजिटली। मैं तो अटक जाती हूँ कि अच्छा ठहरो ज़रा ये बता दो ये कैसे करने हैं, वो मिनटों में कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये आपको उन पर बावर करना होगा कि इंचार्ज कौन है और आप अपना टाइम किस तरह गुजारेंगे। इसमें बाकी चीज़ें भी तो लाइए ना, फिज़िकल एक्टिविटी लाइए, आप उनमें दीन, मज़हब, सिविक सेंस एंड कॉमन सेंस एंड तमीज़, तहजीब, तमद्दन, ये सारी चीज़ें शामिल करिए। बैलेंस से ही कुछ होगा। बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अगर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो उसका बेहतर इस्तेमाल है। ज़्यादा मैं सवाल थोड़ा सा मनक़स करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो मौशी पहलू है इसका, जो मज़ीद इकनॉमिक स्ट्रीम्स खोलता है। अगर हम डिजिटल कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और एनिमेशन जिस तरह आपने अभी यूके के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ से बैठ के अगर स्टूडियोज़ पूरी दुनिया में सर्व करें और इस तरह के जो तालीमी कंटेंट डेवलप करें, डिजिटल कंटेंट डेवलप करें, तो ना सिर्फ ज़रिया मुबादला का ज़रिया बनेगा, बल्कि यहाँ भी मज़ीद जिस तरह जापानीज़ हमने एग्जांपल दी कि वो पूरी की पूरी मर्चेंडाइज़ साथ एसोसिएट होती हैं। एक कॉमिक स्टोरी के आपको फिज़िकल मर्चेंडाइज नज़र आती है, आपको सॉफ्ट टॉयज़ नज़र आते हैं, आपको की चेन से लेके यू कैन हैव एनीथिंग अराउंड दैट। सो उसको प्रॉपर समझना, उसको प्रॉपर एज अ सेक्टर ट्रीट करना, ये हमें अभी नहीं नज़र आया। आपने क्योंकि इतनी दहाइयाँ गुजारी हैं इस पूरे निज़ाम में, आपको क्या लगता है कि इसको एज अ सेक्टर ट्रीट करना कितना पोटेंशियल है और किया जा सकता है पाकिस्तान जैसे मौशी हालात में? जब माशी आपने हालात बताए तो वहाँ तो ज़रा कॉमा लग गया ना, वहाँ तो ज़रा हम रुक गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, पहली बात तो ये हो गई ना तय कि कार्टून्स की बहुत पावर है, कार्टून्स की अपील है, इसीलिए मैंने बसों पे लगाए, अस्पतालों में लगाए, बड़े बड़े दीवारों पे मेरे मैसेजेस हैं पिम्स में, जिसमें
हेल्थ और हाइजीन पे, डूज एंड डोंट्स ऑफ डिजीज़ पे कार्टून्स बने हुए हैं। और इतने ज़्यादा लोगों ने इतना ज़्यादा देखा है कि जापानियों ने आके फिर मुझे कहीं से सिलेक्ट किया कि भाई इनका ज़रा इंटरव्यू लेना चाहिए। और वो हॉस्पिटल गए, उन्होंने बच्चों से पूछा, बड़ों से पूछा, और उन्होंने उसका इम्पैक्ट बताया। तो लिहाजा ये बात तो तय हो गई ना कि कार्टून्स का इम्पैक्ट होता है। आपने मर्चेंडाइज़ की बात की, तो मैंने अब मर्चेंडाइज़ भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मर्चेंडाइज़ से ट्रिगर होता है बच्चों का इमेजिनेशन के। अच्छा, अब मेरा जो नवासा है वो गोगी और बबलू से इतना इम्प्रेस नहीं है जितना वो पोकेमैन और पता नहीं कौन कौन से गोकू और कौन कौन से वो कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे बियॉन्ड हैं, और उनमें बहुत पावर्स हैं। तो उनमें पावर्स हैं, वो पावर्स आप में तो नहीं है ना, तो इसलिए बच्चे कई दफ़ा ख़तरनाक वो कर जाते हैं, ख़तरनाक गेम्स कर जाते हैं कहना चाहिए। तो यस, आई थिंक बहुत इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। कॉमिक बुक्स से स्टार्ट करें। अब हमने कॉमिक बुक्स बनाई थी क्लाइमेट चेंज पे, यूएनडीपी के लिए मैंने बनाई थी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, ग्लॉफ, ठीक है, कि ग्लेशियर्स क्यों पिघलते हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे असर डालता है हमारी पूरी ज़िंदगी पे। उसके बाद उसी कॉमिक बुक को हमने एनिमेट किया। तो जिन बच्चों ने कॉमिक बुक ना भी पढ़ी, उन्होंने एनिमेशन देखा तो एकदम से वो पुल आया, अट्रैक्ट हुए। साथ ही हम लोगों ने कॉमिक बुक्स पकड़ाई। तो वन सप्लीमेंट्स द अदर, यानी कि आप एक चीज़ बनाएं, स्टोरी बनाएं। जैसे हमने स्टोरी ये वाली बनाई है, ये वाली माई ट्री बुक, ये मेरी दूसरी बुक है ऑन क्लाइमेट चेंज। तीसरी बुक ग्लेशियर वाली थी। पहली बुक थी कूड़े का जिन, जो बहुत पॉपुलर है, उस पर तो 2 यूनिवर्सिटीज़ ने थीसिस लिखा है। इस बुक में जो कहानी है एक दादा और पोते की, सादी सी, बिल्कुल रोज़मर्रा ज़िंदगी की, लगता है कि आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, कोई भी फैमिली में इस तरह एक दादा एक पोते को तोहफा देता है, बर्थडे प्रेजेंट। वो समझता है मुझे लाल ट्रक मिलेगा, उसको मिलता है एक पौधा प्लास्टिक की, वो उसमें जैसे मिलता है ना नर्सरी से। कहते हैं ये क्या है? फिर वो उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाता है, सिखाता है, पढ़ाता है उसके बारे में। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ऐसे ऐसे दरख्त बड़ा होता है। मज़े की स्टोरी है इसमें। अब मैं कहती हूँ कि ये उर्दू में होनी चाहिए बुक, क्योंकि मेरा तजर्बा गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ ज़रा डिसअपॉइंटिंग था। उनको पता ही नहीं था क्लाइमेट चेंज क्या होती है। 2-3 दफ़ा मैंने घुमा घुमा के पूछा, ये उर्दू में छपे और फिर इसी का वो एनिमेशन बने। और फिर आप देखिए पाकिस्तान के बच्चे को क्लाइमेट चेंज के बारे में जोश भी आएगा, उसको एड्रेस करने में, उसको उसके ऊपर एक एक्शन लेने में। तो बात ये है कि आर्ट बेसिकली, जिससे मैं हमेशा अट्रैक्टेड थी और इंटरेस्टेड थी, और मैंने अपने बचपन में आर्ट को बहुत ज़्यादा फीचर किया और बहुत ज़्यादा मैंने ड्राइंग का शौक़ था मुझे। वो आगे बढ़ के कार्टून्स बना, कार्टून से कॉमिक्स बना, कॉमिक्स से एनिमेशन हुआ। और अब अगर हम अमेरिका या यूके के लिए ये कर रहे हैं काम, तो इट्स अ प्राइड। स्पेन में अगर कार्टून्स की भी मेरी एग्जिबिशन हुई, आई वाज वेरी प्राउड, नॉट कि भाई मेरी एग्जिबिशन हो रही है, प्राउड ये कि भाई पाकिस्तान में हम इस काबिल हैं कि हम आप ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, यस, अपना ह्यूमर शेयर कर सकते हैं, हम भी हंस सकते हैं जो भी हालात हैं, जिन हालात में भी। तो एंड दैट्स व्हाट दे वांटेड टू सी कि भाई ये खातून है और अच्छे से कार्टून्स बना रही हैं और इतने कार्टून्स हैं, तो इनकी एग्जिबिशन ज़रा यहाँ कराते हैं। सॉफ्ट इमेज तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। बहुत खुशी महसूस हो रही है इस तरह के जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के झंडे आपने गाड़े हैं और रिप्रेजेंटेशन की है, उसका थोड़ा सा आपने जो बात की आपकी गुफ्तगू से मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। डिजिटल स्क्रीन कंटेंट के साथ भी, इससे पहले भी जब हमारे पास टी-शर्ट नैना की वेव आई, तो हमें एक प्रॉपर कल्चरल वॉर नज़र आई। जब हम कल्चरल वॉर की बात करते हैं तो हमें एक पूरी यलगार महसूस होती है, जिसमें हमें महसूस हुआ कि हमारे तो लोकल हीरोज़ भी नहीं हैं इन बच्चों के लिए। वो इन कॉमिक्स के फॉर्म में, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में, ऑनलाइन कंटेंट के फॉर्म में भी अगर हम बात करें, तो किस तरह देखती हैं कि इस सकाफ़ती पहलू को आगे रखते हुए जो हमारा अपना कल्चर है, हमारे अपनी रूट्स हैं, उसको बच्चों के लिए बावर कराना, उनके लिए समझना कि हम कहाँ से हैं, उस लोकल कम्युनिटी के क्या अहम पहलू हैं, उधर जो हीरोइज़म का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह चेंज हो रहा है,
ये इसको थोड़ा सा उजागर कीजिएगा, और बहुत बहुत मुश्किलात पैदा कर रहा है मेरे जैसे जो यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पे। यकीनन इसका फुकदान है, और इसका फुकदान यूँ ख़त्म हो सकता है जो मेरे लिए मैं एक स्ट्रेटजी सोचती हूँ कि कॉमिक आर्ट पढ़ाया जाए। जो हमारे आर्ट स्टूडेंट्स हैं, बेशुमार आर्ट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उसमें ये आम किया जाए कि कॉमिक आर्ट का ऑप्शन तो दिया जाए ना। मेरे पास तो ऑप्शन नहीं था, मुझे तो कोई सिखाने बताने वाला नहीं था। एज एन इलेक्टिव, यानी कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी स्कूल में बस मुझे अभी तक याद है एक गमला बनाते थे और पत्ते होते थे उसमें, दैट वाज इट। यानी कि स्कूल में आर्ट का लेवल वो था। लेकिन ये तो आप 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब तो बहुत आगे निकल गई है दुनिया। हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है, वो बाहर से उठाते हैं, यू सी। और फिर अनफॉर्चुनेटली होता ये, फिर वो कॉपी करते हैं, और कॉपी करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपना क्रिएट करें, लेकिन जब आप तरबियत देंगे तो आप ये होगा ना, जब आप ये ऑप्शन देंगे तो फिर ये बातें बताई जा सकती हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होना चाहिए फॉर आर्टिस्ट, इलस्ट्रेटर्स, राइटर्स, स्टोरी राइटर्स। हमें सपोर्ट ही नहीं है, यकीन करें। मेरा अपना तजुर्बा है कि अगर आपकी शादी होती है, आपके पास कमाने वाला नहीं है, आप एज एन आर्टिस्ट सर्वाइव बहुत मुश्किल से करते हैं, बहुत मुश्किल से। तो मैं तो आई वाज लकी कि ठीक है, मेरे हस्बैंड के पास अपना गवर्नमेंट जॉब था, तो मैंने ये अपना शौक़ पूरा किया। लोग समझते थे अच्छा टाइम पास हो जाता होगा, मैंने कहा नहीं है, अच्छा टाइम पास करने के लिए नहीं है, मैं सीरियसली इसको एज ए प्रोफेशन फॉलो कर रही हूँ और करना चाहती हूँ। और फिर ये कि जैसे जैसे वक्त गुजरा मैं इसको आगे बढ़ाती गई। तो पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है। फैसिलिटीज़ अगर हो जाएं, और ये क्रिएटिव लोग जो राइटर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, इनके ऊपर इतना टैक्स ना लगें। एक एक काम पे मैं एक एक काम बना रही होती हूँ, एक किताब भी बेच रही होती हूँ, तो उसमें मेरा इतना टैक्स कटता है कि मैं कहती हूँ ओह, पीछे तो बहुत कम हासिल हुआ। सो जब तक ये नहीं बदलेगा, ये एटीट्यूड नहीं बदलेगा टुवर्ड्स क्रिएटिव पीपल, तो हम बस इसी तरह होगा जैसे मैं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी सकाफ़त, आपने बात की बिल्कुल। मेरी 31 किताबों में से एक किताब है, वो गोगीज़ बेबी रिकॉर्ड बुक है, जिसमें तमाम वो चीज़ें जो हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारे त्यौहार, तहज़ीब, रिवाज हैं। एक बच्चे के आने पे वो बिस्मिल्लाह भी है, तो अकीका भी है, तो घुट्टी भी है, सारे हमारे रिवाज। और ये सारी हमारी चीज़ें जो अब मॉडर्न टाइम्स में ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि यंग पेरेंट्स को ना तो टाइम है, ना पता है, ना अहमियत है। तो वो हम जैसे लोग जो आर्टिस्ट एंड राइटर्स हैं, अपनी किताबों से, अपनी अट्रैक्टिव प्रोडक्शंस के साथ उनके सामने रखेंगे तो ज़रूर लौट के आएंगे। और डेफिनेटली हमारे यहाँ टैलेंट है। बहुत अहम बात, क्योंकि हम आखिरी चंद मिनटों में या प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपकी तरफ से इसे कंक्लूड किया जाए, ख़ासतौर पर इस बात को सामने रखते हुए जो आपने आखिरी बात की है कि एज अ कैरियर अपने आप को या अपने बच्चे को एज एन इलस्ट्रेटर देखना, कंटेंट क्रिएटर देखना, ये शायद प्रायोरिटीज़ नहीं है, समझ भी नहीं है, और शायद बच्चों को आगाही भी नहीं है कि ये भी एज अ कैरियर पाथवे हो सकता है। बहुत अहम आपने बात की, इसको एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रीट करना, ऐसा कैरियर पाथवे देखना और इस पर काम करना, और फाइनेंशियल इंसेंटिव जिस तरह आपने कहा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होने चाहिए ताकि क्रिएटिव माइंड्स और क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाए। अगर आप सारी बात को कंक्लूड करना चाहें, पाकिस्तान का क्रिएटिव पर्सपेक्टिव तो हमें नज़र आता है। सो एक्सपो 2020 दुबई में जो पाकिस्तान का एक पवेलियन था, उसने पूरी दुनिया में एक इमेज क्रिएट किया विद द मिनिमम रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू जो बाकी कंट्रीज़ के पवेलियन लगे हुए थे। वहाँ हमारा आर्ट, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी हिस्ट्री इतनी खूबसूरती से थी कि कई दफ़ा लोग गए हैं। सो आई रिमेंबर मेरे बॉस हैं, बहुत कम लोगों से इम्प्रेस होते हैं, बहुत कम बातों से इम्प्रेस होते हैं, बट वो हम 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता दुबई थे तो मल्टीपल टाइम्स गए वहाँ, और उसमें पूरा एक जर्नी आपको नज़र आता है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके फिर आगे प्री पार्टीशन का जर्नी और पार्टीशन की जर्नी, और आगे हम जिस तरफ जा रहे हैं एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी नज़र आता है। मेरा सवाल थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया को हम दिखा सकते हैं।
मैं चाहूँगा अगर आप इसको कंक्लूड करना चाहें हमारे क्रिएटिव पाथवे को बीइंग एन आर्टिस्ट, आई थिंक यही बेहतरीन सवाल हो सकता है आपके लिए आखिरी। जी बिल्कुल हो सकता है, और मैंने कहा ना कि टैलेंट की कमी नहीं है, फैसिलिटेशंस की कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है, प्रमोशंस की कमी है, मार्केटिंग की कमी है। मैंने अभी चंद दिन पहले भी एक पॉडकास्ट में यही कहा था कि हम जैसे लोग, और मैं बहुत सारी लेडीज़ को, बहुत सारे हलकों की लेडीज़ से मेरे मेल जोल रहता है जो कि क्रिएटिव हैं, और मैं कई दफ़ा जब उनके एक्सपोज को इनॉग्रेट कर रही होती हूँ या देख रही होती हूँ उनके स्टॉल्स को, मैं कहती हूँ ये तो बिल्कुल फॉरेन लेवल पे है। कहती हैं हमें तो मौका ही नहीं मिलता एग्जीबिशंस का, यानी कि हम बाहर जाके हम अपने आप को प्रमोट करें और अपने काम को दिखाएं। एंड आई एग्री विद देम, क्योंकि नहीं मिलते हमें मौके। और मैं समझती हूँ कि अगर थोड़ा सा प्रमोशन मिले गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये काम हमारे हाथ में नहीं है, मार्केटिंग, प्रमोशंस, बिजनेस। मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, मुझसे आप कार्टून्स बनवा लें किसी मौजू पे, हर मौजू पे, चाहे वो डेटा साइंस ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक मेरे एक बिज़नेस एक्यूमेन ना हो मुझ में, या एक बिज़नेस करने का वो ना हो, ट्रेनिंग ना हो, और मुझे उसका ढब ना आता हो, एंटरप्रेन्योरशिप पर्सपेक्टिव, तो हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। लेकिन वो होने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब जब मेरी स्पेन में एग्जीबिशन हुई तो बहुत सारे एम्बेसडर्स आए थे, और सब यही कह रहे थे कि इट्स सच अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। तो वही बात है ना कि आप मौके तो दें, हम दुनिया में बता देंगे कि हम क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं। मेरा पोर्टफोलियो देके शायद आपको अच्छा लगा हो या इम्प्रेस हुए हो शायद, लेकिन ये जब तक हम इसको सामने औरों के नहीं लाएंगे ना, वो तो यही कहेंगे ना कि पाकिस्तान में तो वीक एंड सबमिसिव ख़वातीन है, बेचारी, वो बेचारी होंगी बेचारी, मैं भी कहती हूँ, हैं बहुत सारी बेचारी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो नहीं है बेचारी, उनको आप सामने लाके उनका काम दिखाएं, उनकी बातें कराएं, उनसे इंटरेक्ट करवाएं, तो इमेज बदलता है। एंड दैट्स व्हाट फुलब्राइट डिड फॉर मी। उन्होंने कहा था क्या डायरेक्ट एक्सेस टू इस्लाम मेरा टॉपिक था, कि जो आपकी इस्लाम के बारे में एक इम्प्रेशन है, जो इमेज ऑफ विमेन के बारे में इम्प्रेशन है पाकिस्तान की, तो हियर इज़ अ लेडी जिनका एग्जीबिशन है, और मेरी 2-3 जगह एग्जीबिशन हुई, ड्यूरिंग फुलब्राइट भी हुई, और उसके बाद भी मुझे बुला के ना सिर्फ उन्होंने एग्जीबिशन कराई, उन्होंने कहा जी लेक्चर भी दें, टॉक, गैलरी टॉक अबाउट योर वर्क, और लोग Q&A करें, क्वेश्चन आंसर्स, तो उससे फिर फ़र्क पड़ ही जाता है। बिल्कुल, गुफ्तगू इतनी मज़ेदार चल रही है और ऐसी मेरे जैसे बंदे के लिए इतनी डिफरेंट है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको ख़त्म करना। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त हमारा क्योंकि इख्तिताम को पहुंच रहा है, हम लेग पे हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आप आए, आपने इतनी तफसीली गुफ्तगू की, और काम के हवाले से इट्स वेरी इंप्रेसिव वर्क। जिस तरह क्रिएटिव, हमें मज़ीद क्रिएटिविटी अपने लोकल टच के साथ लाने की ज़रूरत है। शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आगे ले जाके आगे मज़ीद आपके जैसे लोग ये जो शम्में जला के बैठे हैं, ये एक शम्मा से दूसरी शम्मा जलाने का भी, और मज़ीद बच्चों को ट्रेन करने का, ख़ासतौर पे मैं कहूँगा, और यंगस्टर्स को ट्रेन करने का, वो पहलू भी आप सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा निगाह साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं, हम आपके शुक्रगुजार हैं, और उस उम्मीद के साथ कि आपके साथ एक और बैठक भी इंशाल्लाह होगी। शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि कहने को बहुत कुछ था। नाज़रीन और सामीन, ये प्रोग्राम मेज़ान अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान रज़ा अहमद और प्रोड्यूसर इनाम सोमरू को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।